अच्छा जी, अब हमारा आगे हम कंटिन्यू करते हैं वायरस के टॉपिक को। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। ठीक है कि जो वायरस जिस चीज को हम कह रहे हैं और जिसके हमने कुछ कल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, तो इस वायरस का बेसिकली एक जो सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम जनरल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो किस तरह का होगा। कोई भी वायरस हो, ये क्योंकि ए सेलुलर है, इन्फेक्शियस एंटिटीज हैं, तो हम देखते हैं कि ये कॉमन पैटर्न पे इनको, यानी कि सब वायरसेस जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन चीजों को शो करते हैं। ठीक है, अब वो कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं। कोई भी जो वायरस होगा, कोई भी वायरस, उसमें ये दो मेन चीजें होंगी। उस वायरस में एक कोर होगी और सेकेंडली कोर के अलावा उस वायरस में दूसरी चीज एक कोट होगा। कोर एंड कोट। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं जो कि किसी भी वायरस में कॉमन होंगी। वेट अ सेकेंड, चलें जी, कोर एंड कोट। तो जर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनर जो पार्ट होगा किसी भी वायरस का, उसको हम कोर कहेंगे, और जो उसका आउटर पार्ट होगा उसको हम कोट कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, it can any virus, it can be divided into core and coat। अब किसी भी वायरस की जो कोर होती है, इसके दो तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, दो चीजें हैं जो कोर में आ सकती हैं। एक तो कोर में वेरी इंपॉर्टेंट वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको हम कहेंगे जीनोम। ठीक है, तो जो वायरस का जीनोम होता है, इट इज पार्ट ऑफ कोर। यदि जीनोम के अलावा दूसरी चीज जो कि कोर का हिस्सा हो सकती है, दैट आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, जो कि कोर में मौजूद हो सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कोट, यानी कि एक पार्ट कोर में जीनोम हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटीन्स। उसके बाद आ जाता है कोट। कोट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, टू पार्ट्स। एक तो कोट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कैप्सिड, यानी कि जो वायरल कैप्सिड है, that is actually component of, that is actually included in its coat। कैप्सिड के अलावा वायरसेस में जो एनवेलप होता है वो भी कोट का ही हिस्सा होगा। ऑल राइट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में ये चार चीजें आ गई, जीनोम, प्रोटीन्स, कैप्सिड एंड एनवेलप। अब एक चीज तो यहाँ से समझ लें कि कोई भी वायरस जो होगा उसका जो नॉन एसेंशियल पार्ट है इनमें से वो कौन सा होगा। इट इज वेरी सिंपल कि जितने भी वायरसेस हैं जिनका हम इस किसी भी वायरस का एक कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वायरसेस के लिए
जीनोम होना एक एसेंशियल पार्ट है। इन चारों में से आंसर दें, नॉन एसेंशियल पार्ट कौन सा होगा? जीनोम, प्रोटीन्स, कैप्सिड एंड एनवेलप, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा से। यस, एनवेलप। जीनोम इज एसेंशियल। जीनोम तो हर वायरस में होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी में जीनोम ना हो। इसी तरह कोर प्रोटीन्स भी यूजुअली होते ही हैं। कैप्सिड होना भी मस्ट है, लेकिन इन्वेलप होना लाजमी नहीं है। वायरस इन्वेलप्ड भी हो सकता है, वायरस नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकता है। तो इन्वेलप हर वायरस के लिए एसेंशियल नहीं है। जीनोम और कैप्सिड होना ये लाजमी पार्ट है। जिस तरह कल हमने विरियॉन में कहा था कि मैच्योर वायरस जिसमें जीनोम और कैप्सिड होंगे, इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी, कोई सी भी एक चीज ना हो, तो वो वायरस नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये असल में कौन से प्रोटीन्स हैं? तो ये प्रोटीन्स यूजुअली एंजाइम्स ही होते हैं। वी ऑल नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल एंजाइम्स। और ये बात याद रखें कि ये एंजाइम वायरस खुद नहीं बनाता, इन एंजाइम को वो होस्ट से ही लेता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स की हम दो टाइप्स यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जिनको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्टेजेस। अब ये एंजाइम्स के ग्रुप्स भी होते हैं, अपने नाम काम की बेस पे इनको नाम दिया जाता है। तो मैं एंजाइम का एक नाम लिख रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्टेज। कोई बता सकता है कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का फंक्शन क्या है वायरसेस में? क्या करेगा ट्रांसक्रिप्टेज? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो वायरसेस में होता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये इट इज एक्चुअली इन वायरसेस, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये क्या करता है? इसका काम ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, इसका काम आरएनए टू डीएनए नहीं है। इस बात को ध्यान से समझें। जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कन्वर्ट करता है। एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड, इनटू आरएनए, यानी कि आरएनए से आरएनए ही बनाएगा और आरएनए का डबल स्ट्रैंड बनाएगा। सच एंजाइम इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करके, ऑलराइट। अच्छा जी, इसी तरह दूसरा एंजाइम जिसको हम सब जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका आप सबको पता है, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है एंजाइम, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रैंड को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड में। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रेट्रोवायरसेस में होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं, ये इसकी कोर का ही हिस्सा होते हैं और उसमें रहते हुए ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अभी आपके सामने चारों ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जी, जिस तरह जरमीन बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लाइसोजाइम है, जैसे लाइसोजाइम है, ये भी एंजाइम है। वेरी गुड। जो कि सेल वॉल को
डिसॉल्व करता है, सेल वॉल को डिसॉल्व करता है और ये बैक्टीरियोफेजेस यूज करते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, जीनोम, प्रोटीन्स, कैप्सिड, एनवेलप। थोड़ा सोच के बताइए कि वायरसेस को शेप प्रोवाइड करना किसका काम हो सकता है? हर वायरस की एक स्पेसिफिक शेप होती है। तो वो जो शेप है किसी भी वायरस की, वो डिपेंड करेगी कैप्सिड पे। वेरी राइट। तो कैप्सिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप। किसी भी वायरस का जो कैप्सिड होता है उसकी नेचर प्रोटीन होगी और वो रिपीटिंग प्रोटीन यूनिट से बना होता है। इन रिपीटिंग प्रोटीन यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमियर्स। और हर वायरस के लिए ये जो कैप्सोमियर्स होते हैं इनका नंबर स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल कैप्सोमियर्स 162 होंगे हर्पीज वायरस में, ये आप सबको पता है। 252 होते हैं एडिनो वायरस में, ठीक है, और 32 कैप्सोमियर्स होते हैं पोलियो वायरस में। तो कैप्सोमियर्स का नंबर ही असल में किसी वायरस की पहचान होता है। ये जो कैप्सोमियर्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट पैटर्न, कैप्सोमियर्स होंगे ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होंगे और इन्हीं का स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होना वायरसेस को सिमेट्री या एक स्पेसिफिक शेप देता है। ये वायरसेस की सिमेट्री और शेप जो स्पेसिफिक है वो कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट की वजह से होती है। अब जितने भी वायरसेस होंगे, जितने भी वायरसेस, उनमें ये सिमेट्री याद रखें 2 मेन टाइप्स की होती है। वायरसेस में सिमेट्री या तो स्फेरिकल होती है और दूसरी टाइप की सिमेट्री जो कि वायरसेस में हो सकती है दैट इज हेलिकल। यानी वायरसेस इन दो सिमेट्रीज में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो स्फेरिकल सिमेट्री है अगर ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होगी और काफी सारी ट्रायंगुलर होंगी, ट्रायंगल्स होंगी, तो इसको बोला जाएगा पॉलीहेड्रल सिमेट्री। और जो हेलिकल सिमेट्री है इट यूजुअली अरेंजेस इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स। तो जो रॉड शेप होती है वायरसेस की, रॉड शेप, वो हेलिकल सिमेट्री की वजह से होती है। तो ये दो बेसिक जो सिमेट्री पैटर्न्स हैं, पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल। जिस तरह आप जानते हैं कि पॉलीहेड्रल में अगर 20 साइड्स हों तो इसको बोल दिया जाता है आइकोसाहेड्रल। 5 साइड्स होंगी तो उसे वो पेंटागन के हिसाब से नाम दिया जाएगा, 6 होंगी तो हेक्सागन के साथ, 20 होंगी तो इसको आइकोसाहेड्रल। तो यहाँ पर रॉड शेप सिमेट्री आ जाएगी। अच्छा जी, अब इन्वेलप की बात करते हैं। जो वायरल इन्वेलप होता है इसकी केमिकल नेचर लिपोप्रोटीन होती है। क्या आप बता सकते हैं कि वायरल इन्वेलप की नेचर लिपोप्रोटीन क्यों होती है? वायरल इन्वेलप की जो नेचर है वो लिपोप्रोटीन ही क्यों होती है? बिल्कुल ठीक है। बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन। जो वायरल इन्वेलप में लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन जो नेचर है, अब याद रखें वायरस का इन्वेलप लिपोप्रोटीन है। इसमें एक तो होस्ट मेम्ब्रेन है प्लस इसके अंदर
इस एनवेलप में स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये जो वायरल प्रोटीन्स हैं, इनको असल में सिंथेसाइज तो होस्ट ने ही करना है, लेकिन ये वायरस के एनवेलप में एम्बेडेड हो जाते हैं। तो जो एनवेलप है, जो कि सब वायरसेस में होना लाजमी नहीं है, ये क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी नेचर रखता है, होस्ट की असल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसकी नेचर लिपोप्रोटीन होगी। इसमें लिपोप्रोटीन होने के साथ साथ वायरल प्रोटीन्स भी मौजूद हो सकते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, अब देखें, इसका मतलब है कुछ वायरसेस स्फेरिकल होंगे, कुछ वायरसेस हेलिकल होंगे, हेलिकल में रॉड शेप, और पॉलीहेड्रल यानी कि ये आइकोसाहेड्रल भी हो सकता है। तो हमारे पास एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, आप बता सकते हैं कि टोबैको मोज़ेक वायरस की ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये स्पाइक्स भी हो सकते हैं, ये ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी सिमेट्री क्या है? यस, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये रॉड शेप होता है, इसमें हेलिकल सिमेट्री होती है। ऑलराइट, तो टोबैको मोज़ेक वायरस हेलिकल होता है, स्फेरिकल नहीं होगा। हेलिकल या रॉड शेप होता है। तो आप जानते हैं कि हम टोबैको मोज़ेक वायरस को रॉड शेप ही कहते हैं, और इसमें इस तरह ये जो हेलिकल सिमेट्री है, ये एक रॉड की फॉर्म में दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल, अब हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा है। मैं यहाँ पर एक वायरस लिख रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज, जिसका मतलब है बैक्टीरिया ईटर, इसलिए मैंने इसको ऐसे सेपरेट कर दिया। चले, अब फिर दोबारा से बताएं, बैक्टीरियोफेज की कैसी सिमेट्री है? शुएबुल हसन, फेरिकल एंड टेडपोल लाइक? नहीं। ठीक है, इसको हम टेडपोल लाइक तो कहते हैं। सिमेट्री बताएं ना, इन दोनों में से आंसर करें, स्फेरिकल और हेलिकल में से। बिल्कुल, कायनात ने भी ठीक कहा है, जरमीन का भी आंसर ठीक है। यस, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, जो बैक्टीरियोफेज है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी सिमेट्री कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है इनमें स्फेरिकल सिमेट्री भी होती है और हेलिकल सिमेट्री भी होती है, बोथ। जैसे बैक्टीरियोफेज का हेड देखें, तो हम कहते हैं इलोंगेटेड है, प्रिज्म शेप्ड है। असल में इसका हेड 20 फेसेस और रखता है, इसको इसलिए बोलते हैं आइकोसा हेड्रल। इसका मतलब है जो हेड है, इसकी सिमेट्री कैसी हो गई? स्फेरिकल। अब इसके बाद यहाँ पर कॉलर होगा, टेल, बेस प्लेट एंड देन टेल फाइबर्स। तो यहाँ पर इसका जीनोम होगा। तब आप देखिए, बैक्टीरियोफेज में कॉम्प्लेक्स सिमेट्री आ गई, स्फेरिकल भी और हेलिकल भी। तो फिर कुछ वायरसेस हैं, जैसे फ्लू वायरस है। तो फ्लू वायरस में कैप्सिड पॉलीहेड्रल होता है, इस तरह।
लेकिन इसके बाहर यानी कि पॉलीहेड्रल कैप्सिड हो गया फ्लू वायरस का, और इस कैप्सिड के बाहर इनवेलप भी मौजूद होता है। ठीक है, और इस इनवेलप के साथ यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा था ना, ये वायरल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ये लिपोप्रोटीन लेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी होस्ट की, जो कि वायरस पे आ गई, और इसमें ये स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स होंगे जिनको हम, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि हम इन्हें स्पाइक्स कह सकते हैं। बिल्कुल, इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में फ्लू वायरस लिख रहा हूँ। अब ये देखें, ये इसका कैप्सिड जो कि पॉलीहेड्रल स्फेरिकल सिमेट्री रखता है, और उसके बाहर ये एक लिपोप्रोटीन का इन्वेलप आ गया, जिसमें होस्ट की मेम्ब्रेन से इसको लिया गया, लेकिन इसमें ये वायरल प्रोटीन्स भी एम्बेडेड है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया कि वायरस, और जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख ली कि वायरसेस के जो है वो स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। कुछ वायरसेस के, जिस वायरस को भी आप उठाएंगे उसमें कॉमन स्ट्रक्चर यही होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब देखिए, वायरसेस क्योंकि स्पाइक्स की नेचर मैंने अभी बताई है कि ये वायरल प्रोटीन्स हैं, दे आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स। और दूसरी बात, ये ऊपर हमने अभी पढ़ी है कि किसी भी वायरस को जो स्पेसिफिक शेप होती है वो कैप्सोमियर्स या कैप्सिड देते हैं, ना कि इन्वेलप। तो हम वायरस की जो एक स्पेसिफिक शेप है, इसको हम स्फेरिकल नहीं कहेंगे, इसको कैप्सिड की बेस पे ही हम इसकी शेप को डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, कैप्सिड का काम होता है शेप देना। अब ये जो स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम स्पाइक्स कहते हैं, ये बहुत एसेंशियल होते हैं, वायरसेस को होस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वायरसेस अपनी पैथोजेनिसिटी गेन करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं वायरसेस को क्लासिफाई करने की। हाँ, ये जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये लिविंग नहीं है तो इनकी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया या इनका क्लासिफिकेशन का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जैसे वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि वायरस को हमेशा होस्ट चाहिए, तो क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट। दूसरी रीजन इसमें ये हो सकती है कि कुछ वायरसेस का नाम और भी रीजंस की वजह से रखा गया है। हम यहाँ पर दो ये मेन रीजंस देखेंगे, और फिर वायरसेस को क्लासिफाई कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा जी, अब जो वायरस हैं, दे ऑलवेज रिक्वायर अ लिविंग होस्ट, जिसकी वजह से हमने इनको नाम दिया था ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। लिविंग होस्ट होगा तो वायरस सरवाइव करेगा और रेप्लिकेट करेगा। लिविंग होस्ट नहीं होगा तो वायरस सरवाइव और रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। अब इसका मतलब यह है कि होस्ट लिविंग सेल है। अब लिविंग सेल्स में वायरसेस के होस्ट सभी लिविंग सेल्स हो सकते हैं। हम यहाँ पर जो बुक में एग्जांपल्स हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। टाइप ऑफ होस्ट में कुछ वायरसेस का जो होस्ट है वो बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट्स। कुछ वायरसेस, जैसे कि आपने लाइफ साइकिल भी पढ़ा है बैक्टीरियोफेज का, तो कुछ वायरसेस हैं दे अटैक बैक्टीरिया। कुछ वायरसेस हैं इनके होस्ट प्लांट्स हो सकते हैं। कुछ वायरसेस हैं
इनके होस्ट एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड सम वायरसेस, in fact a lot of viruses, their hosts are animals. वायरसेस इन तीनों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस इन तीनों को आप बेसिकली इस्तेमाल करेंगे अपने रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। अच्छा जी, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले किसी वायरस का नाम बताएं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करता हो, जिसका हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ा है। यानी कि बैक्टीरिया, यस बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया पे क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, उन वायरसेस को हम कहेंगे बैक्टीरिया ईटर्स और बैक्टीरियोफेजेस। तो बैक्टीरियोफेज आर सच वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, या जिनका होस्ट बैक्टीरिया होगा। तो टाइप ऑफ होस्ट में बैक्टीरिया। सेकंड होस्ट टाइप हो सकती है प्लांट्स। ये कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, जिसकी एक एग्जांपल हमने अभी ऊपर डिस्कस की है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस हैं, उसमें एक एग्जांपल आ गई टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो ये वो वायरसेस हैं जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल भी लिखी है, पोटैटो येलो डॉफ वायरस। ये भी प्लांट्स यानी पोटैटोस को इन्फेक्ट करता है। तो पोटैटो येलो डॉफ वायरस। अच्छा जी, अब इसमें थर्ड टाइप आ जाएगी उन वायरसेस की जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, यानी जिनका होस्ट एनिमल है। और जाहिर सी बात है, वायरसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। एनिमल वायरसेस की एग्जांपल्स आप सबको पता है। गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल वायरसेस। HIV, हेपेटाइटिस, पोलियो, एक्सेट्रा। हमने इसमें स्पेसिफिकली बुक वाली एग्जांपल्स को भी देखना है कि जो कुछ एग्जांपल्स फेडरल बोर्ड की बुक में शामिल है, मैं उनको लिखूंगा। बाकी सब आप मुझे बता रहे हैं, वो आप सबको आती है। एनिमल्स में देयर इज अ वायरस कॉल्ड रुअस सार्कोमा वायरस। तो जहां पर भी सार्कोमा, कार्सिनोमा ऐसे वर्ड्स आ जाए तो उसका मतलब कैंसर होता है। तो रुअस सार्कोमा वायरस कॉजेज कैंसर इन एनिमल्स, ठीक है। सार्कोमा, कार्सिनोमा के जो वर्ड्स हैं, ये बेसिकली कैंसर से रिलेटेड होते हैं और कैंसर को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एनिमल्स में अटैक करने वाला वायरस जो कोरोना वायरस है, मुझे कोरोना वायरस का नाम बताएं क्या है, और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो सबसे पहले जी, कैंसर कैन बी ड्यू टू वायरल डिजीजेस। कोरोना वायरस डिजीज कॉज करता है कोविड-19, बिल्कुल ठीक है। इस वायरस का नाम बताएं। ये मैंने क्लास में भी बताया था। नोवल कोरोना वायरस, तो इसको जनरल नाम है ना, कि इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। ठीक है, यानी कि इसका नाम किसी को भी नहीं आता। कोरोना वायरस जिसको अब हम कह रहे हैं ना कोविड-19, तो
It is SARS-CoV-2. This is the name of virus that causes COVID-19. ठीक है, अच्छा जी, COVID-19 जो है, इसको 19 क्यों कहते हैं? कोविड से बनता है कोरोना वायरस डिजीज। यस, बिकॉज इट केम इन 2019। जो सार्स कोवी 2 है उससे बनता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसका पूरा नाम सार्स कोवी 2 है जी। ऑल राइट, उसके बाद आगे चलें तो एक और वायरस की टाइप है जिनको बोलते हैं पेपो वायरस। जो पेपो वायरस है ये warts, they are responsible for causing warts। फिर हम सब जानते हैं स्मॉल पॉक्स which is caused by, जिसका नाम पॉक्स वायरस बताया गया बुक में, तो स्मॉल पॉक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने पॉक्स वायरस है, इट कॉजेस स्मॉल पॉक्स। पिकोरना वायरस है, ये पोलियो और हेपेटाइटिस ए कॉज करता है, ये इसका ग्रुप है। और इसी तरह आपने वायरस पढ़ा है पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट थी। पैरामिक्सो तो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। इट कॉजेस मीजल्स एंड मम्स। डिफरेंट इसमें रूअस सारकोमा है, दैट कॉजेस कैंसर इन एनिमल्स। इसमें डिफरेंट पेपो वायरस है जो कि वॉर्ट्स को कॉज करता है। पॉक्स वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिकोरना जो कि पोलियो या हेपेटाइटिस ए के लिए है, मीजल्स और मम्स के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स आगे स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में वायरस को क्लासिफाई दो मेन बेसिस पे किया जा सकता है। एक तो स्ट्रक्चर में रीजन होगी वायरस का जीनोम, कि भाई वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, डीएनए है या आरएनए है। दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है कि कैप्सिड की शेप की बेस पे, कि जो वायरल कैप्सिड है उसकी शक्ल कैसी है, और जो वायरस का जीनोम है उसकी टाइप कौन सी है, डीएनए जीनोम है या आरएनए जीनोम है। तो इस बेस पे डिवाइड किया जाएगा। पहले हम जीनोम की बात कर लेते हैं। जीनोम में वायरसेस के पास दो मेन टाइप्स का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। Viruses can be DNA viruses and viruses can be RNA viruses। जो डीएनए वायरसेस हैं उनमें दो तरह का डीएनए एग्जिस्ट कर सकता है, टू फॉर्म्स में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड। यानी वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की एग्जांपल है पैरोवायरस। जो पैरोवायरस है, इट इज अ वायरस दैट कॉजेज रैश। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, इसमें पॉक्स वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, पॉक्स वायरस में फॉर एग्जांपल ये हमने अभी पढ़ा कि ये कॉज करता है स्मॉल पॉक्स। डबल स्ट्रैंडेड वायरस में बैक्टीरियोफेजेस आ सकते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे होंगे। आरएनए में पॉसिबिलिटीज 4 हैं, लेकिन इसी डीएनए के पैटर्न पे हम फिलहाल 2 पॉसिबिलिटीज को इस तरह लिखेंगे और 2 को हम यहाँ पर सेपरेट डिस्कस करेंगे। आरएनए में जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट करता है एज अ मैसेंजर आरएनए। यानी कि जिन वायरसेस में आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड एज अ जीनोम इस्तेमाल होता है, तो ये एज अ मैसेंजर आरएनए भी एक्ट कर सकता है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट कर रहा हो, तो इसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कहेंगे, जिसमें रूबेला वायरस, जिसका दूसरे लफ्जों में टोगा वायरस भी कहते हैं, टोगा वायरस, और जिसका नाम रूबेला वायरस भी होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये कॉमनली जो डायरिया होता है, वायरल डायरिया, उसका वायरस है, जिसको रियो वायरस कहते हैं, एंड इट कॉजेज डायरिया। अब 2 केसेस और हैं, 1, 2, 3 और 4 लिख रहा हूँ। बाज़ औक़ात वायरसेस का जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे नहीं लिया जाता, ये एज अ टेम्पलेट होता है। तो बाज़ औक़ात वायरसेस में देखिए 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, कि या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा, जैसे ही होस्ट में एंटर होगा, इस आरएनए से आगे इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात जो सिंगल, ये वार्ड्स का पूछ रहे हैं, ये बॉडी पे जो मोके टाइप चीज होती है, एक रफ ग्रोथ सी होती है, इसको वार्ड कहा जाता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट है ना, इस बात को ध्यान से सुने, तो बाज़ औक़ात वायरस बज़ाते खुद मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट नहीं करता, बल्कि वो आरएनए टेम्पलेट होता है। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए इससे 2 काम लिए जा सकते हैं, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट से मैसेंजर आरएनए को भी बनाया जा सकता है, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए डीएनए भी बनाया जा सकता है। यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वायरस में जो जीनोम है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम एज अ टेम्पलेट काम करके मैसेंजर आरएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है और डीएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसको आप इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहेंगे, और इसको आप ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम कहेंगे, जो मैंने भी ऊपर बताया। इसमें आप एग्जांपल ले लें, जो मैसेंजर आरएनए वाला काम है, दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको ऑर्थोमिक्सो वायरस भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का जो ग्रुप है, दैट इज ऑर्थो मिक्सो वायरस।
इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जब टेम्पलेट यूज करके उसको डीएनए में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल दे दें, इसकी एग्जांपल तो आप सबको आती है कि जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके उससे डीएनए सिंथेसाइज किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल कौन सा वायरस होगा? यस, वेरी गुड। इसकी एग्जांपल में जो ग्रुप आता है वो ग्रुप है रेट्रोवायरसेस का। जैसे कि रेट्रोवायरसेस के ग्रुप में शामिल होता है एचआईवी। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट क्लासिफिकेशन कि होस्ट की बेस पे बैक्टीरिया होस्ट होगा, बैक्टीरियोफेज। प्लांट्स में हमने ये दो एग्जांपल्स पढ़ी। एनिमल्स में ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ जो एडिशनल थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन करनी। स्ट्रक्चर की बेस पे हो सकता है कि डीएनए वायरस है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में पॉसिबिलिटीज थी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बजाते खुद मैसेंजर आरएनए का काम करेगा, या फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए खुद से मैसेंजर आरएनए का काम नहीं करेगा बल्कि एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा। ठीक है, ये एज ए टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट का क्या मतलब है? इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से या तो मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, फॉर एग्जांपल ऑर्थोमिक्सोवायरसेस में जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसमें ऐसे होता है, या इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को टेम्पलेट के तौर पे कंसिडर करके इससे डीएनए की सिंथेसिस कर ली जाएगी, जैसे कि रेट्रोवायरसेस और एचआईवी में होता है। इसके लिए मैंने कहा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए होगा, इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं कैप्सिड की। कैप्सिड में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पॉसिबिलिटीज मेन 3 हो सकती हैं, लेकिन हम फेडरल बोर्ड के मुताबिक एक फोर्थ पॉसिबिलिटी भी ऐड करेंगे। देखिए, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वायरसेस का जो कैप्सिड है वो हेलिकल या रॉड शेप है। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि हेलिकल या रॉड शेप है। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वायरस का जो कैप्सिड है वो पॉलीहेड्रल है। पॉलीहेड्रल का मतलब है कि कैसी सिमेट्री रखता होगा? स्फेरिकल। थर्ड टाइप हो सकती है यानी कि कैप्सिड हेलिकल बीटा पॉलीहेड्रल। थर्ड टाइप सिमेट्री हो सकती है विच इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ए और बी दोनों शामिल होंगे। यानी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि इस वायरस में हेलिकल सिमेट्री भी है प्लस स्फेरिकल भी, यानी कि ये रॉड लाइक भी हो सकता है और पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। फोर्थ टाइप की जो कैप्सिड की बेस पे तो नहीं है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी उसको फेडरल बोर्ड ने शामिल किया है कि बाज कैप्सिड्स ऐसे होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। बाज कैप्सिड्स ऐसे होते हैं जिनसे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स इमर्ज करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स इमर्ज करते हैं और ये बाहर निकल रहे होते हैं उसके इनवेलप से। इसको अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एचआईवी का तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको कैप्सिड की बेस पे इस तरह कहेंगे कि भाई कुछ कैप्सिड्स ऐसे हैं जिनसे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स निकलते हैं और वो आउटर एनवेलप से बाहर जा रहे होते हैं। तो इस बेस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हेलिकल या जो रॉड शेप सिमेट्री वाले वायरसेस हैं, इसकी एग्जांपल में हम सब जानते हैं, वेरी सिंपल और वेरी कॉमन, टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहेड्रल
कैप्सिड है, ठीक है, और उसमें स्पाइक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉलीहेड्रल स्फेरिकल शेप है, सिर्फ वायरस की, सिर्फ पॉलीहेड्रल है, और इसमें पॉलीहेड्रल वायरस है, स्फेरिकल सिमेट्री है, इसमें स्पाइक्स भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल बताई है एडिनो वायरस। इसमें इन्वेलप नहीं होगा। जो एडिनो वायरस होता है ना, इसमें फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एडिनो वायरस, जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, इन्फ्लुएंजा तो है ना, वो बच्चे इन्वेलप्ड है। हम ये जो नंबर 2 पे पॉलीहेड्रल की बात कर रहे हैं ना, ये इन्वेलप्ड वायरसेस के लिए नहीं होगा, ठीक है। जो अभी सेकंड नंबर पे लिखा है, इस बात को भी समझ लें कि जो एडिनो वायरस है ना, एडिनो वायरस, देखिए इसको इस तरह डायग्राम से समझें, ये नॉन इन्वेलप्ड होता है। एडिनो वायरस का कैप्सिड कुछ इस शक्ल का होता है, ठीक है, इस पे इन्वेलप नहीं होगा। और जो ये इसके कोने हैं जिनको वर्टिसेस कहेंगे, इन कोनों के साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक्स हैं ये जुड़े हुए होंगे इस तरह से। अब आप देखिए इस पे इन्वेलप नहीं आया। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि अब ये पॉलीहेड्रल है, लेकिन इस पॉलीहेड्रल के साथ साथ स्पाइक्स भी है। तो इसकी एग्जांपल आ जाएगी एडिनो वायरस। हमने ये जो इन्वेलप शामिल किया ना, वो सिर्फ इस फोर्थ वन में कर रहे हैं कि भाई कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास इन्वेलप होता है। तो जिन वायरसेस के पास ये इन्वेलप होता है, उनमें भी बाजुकात जो स्पाइक्स है वो इन्वेलप से बाहर आते हैं, जिसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। तो ये रिमेंबर, ये नॉन इन्वेलप्ड है। कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल और हेलिकल दोनों सिमेट्री जिसमें आ जाती है, तो इसमें बैक्टीरियोफेज आ जाएगा। बैक्टीरियोफेज जिस तरह भी हमने देखा ऊपर भी कि इसका जो हेड है आइकोसाहेड्रल होगा, और इसकी जो टेल है वो रॉड शेप होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे वायरसेस जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। उसके लिए भी मैंने, आप देखें कि ऊपर अभी जो वायरस का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस को ड्रॉ किया था। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो कैप्सिड है वो पॉलीहेड्रल है। इसके बाहर कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स जुड़े हुए हैं। मैंने भी इंटेंशनली इसका इन्वेलप ड्रॉ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कि ये इसकी जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं उसके साथ इस तरह ये इन्वेलप के बाहर स्पाइक्स जाते हैं। अब इसमें हम इन्वेलप ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जिसमें कैप्सिड के बाहर इन्वेलप भी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये देखिए इस इन्वेलप में ये इन्वेलप स्पाइक्स आ जाएंगे। तो इस वायरस में यानी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स और पॉलीहेड्रल स्फेरिकल विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, इन दोनों में फर्क क्या है कि इसमें इन्वेलप नहीं है। एडिनोवायरस इज नॉन इन्वेलप्ड। HIV भी इस कैटेगरी में आएगा, बिल्कुल ठीक कह रही है जरमीन आप, वो इसी कैटेगरी में आएगा। HIV में भी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं जो कि कैप्सिड के साथ आउटर साइड आउटर प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे, डायरेक्ट अटैच नहीं अब ना भी हो तो, और उसके बाहर एक इन्वेलप मौजूद होगा। जो एडिनो वायरस है इसको ऑलराइट समझ आ गई, चलें गुड, ठीक है जी। ये कॉम्प्लेक्स वायरस नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स वायरस वो होगा जिसके पास कैप्सिड में सिमेट्रीज एक से ज्यादा हो, जैसे कि
जी, स्पाइक्स आर पार्ट ऑफ कैप्सिड, स्पाइक्स आर पार्ट ऑफ कैप्सिड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वायरस वो होता है जिसमें दो तरह की, एक से ज्यादा तरह की सिमेट्री हो, हेलिकल भी हो, स्फेरिकल भी हो। अब ये जो इन्फ्लुएंजा या HIV है, इनमें सिमेट्री पॉलीहेड्रल ही है, लेकिन अब फर्क ये है कि जो नॉन इन्वेलप्ड है उनमें कैप्सिड के साथ स्पाइक्स अटैच होते हैं और इन्वेलप नहीं होता। जो इन्वेलप्ड है इनमें कैप्सिड के साथ स्पाइक्स अटैच होंगे आउटर प्रोटीन्स के। इन्फ्लुएंजा में भी ये इस आउटर कैप्सिड, कैप्सिड के बाहर भी एक प्रोटीन की लेयर होती है जिससे ये अटैच होते हैं। HIV में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ जीनोम एंड स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर में जीनोम और कैप्सिड की बेस पे। जीनोम में हमने देखा कि DNA डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, RNA सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं। और RNA में हमने देखा कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बाजुकात खुद मैसेंजर RNA का काम करता है और बाजुकात ये टेम्पलेट का काम करता है जिससे आगे मैसेंजर RNA या DNA को सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद हमने कैप्सिड की शेप की बेस पे देखा कि हेलिकल शेप या रॉड शेप कैप्सिड टोबैको मोज़ेक में है, सिंपल पॉलीहेड्रल कैप्सिड है लेकिन इसके साथ स्पाइक्स अटैच है। स्पाइक्स अटैच नहीं भी होंगे, सिंपल पॉलीहेड्रल कैप्सिड भी हो सकता है। इसकी हमने एक एग्जांपल देखी कि एडिनो वायरस है, इट इज नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस, जिसकी वजह से सिर्फ ये पॉलीहेड्रल कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स हमने देखा ऐसे वायरसेस को कहेंगे जिनके कैप्सिड में एक से ज्यादा सिमेट्रीज मौजूद होंगी, जैसे पॉलीहेड्रल और उसके साथ साथ रॉड शेप। जिस तरह देखें कॉम्प्लेक्स में हेड की जो सिमेट्री है वो आइकोसाहेड्रल है, जबकि जो टेल की सिमेट्री है वो रॉड लाइक है। फिर एक फोर्थ टाइप देखी कि बाज औकात वायरसेस में जो कैप्सिड्स होंगे उन कैप्सिड्स के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन कोट भी हो सकता है, सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हो सकते हैं लेकिन इनके पास इन्वेलप भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा वायरसेस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हमने लास्ट टॉपिक जो है वायरस का वो पढ़ना है और वो है HIV। तो HIV का भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल राइट, जो टोगा वायरसेस, जी अच्छा मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस आपके। जो जो रुबेला वायरस है ना, ये टोगा वायरसेस की टाइप है। टोगा वायरसेस ज्यादातर जो होते हैं ना वो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। चलें जी, गुड। अब हम HIV का दो चीजें हमने पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो आज हम सिर्फ जो है ये जी कोर में प्रोटीन वायरस की ही होंगी लेकिन वो डिराइव होस्ट से होंगी। वायरसेस में लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स दोनों होते हैं जो मैंने कल भी बताए थे, लेकिन वायरसेस को ए सेलुलर ही कहा जाएगा। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटेल लाइफ साइकिल हम कल पढ़ लेंगे। अभी आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ HIV, जिससे अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा इसको समझने में भी हेल्प होगी और कल जो हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसमें भी ये काम आएगा। तो HIV एक वायरस है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक डिजीज कॉज करता है जिसको एड्स कहा जाता है, विच स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस में ये जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज नहीं पढ़ना। HIV का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं।
उसके लिए मैं यहाँ पर एक जो इमेज है वो ऐड करता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम से हम इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपके पास बुक में ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और वहां पर लेबलिंग कर सकते हैं। हम इसको इस तरह इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। जो HIV है, it belongs to a group of viruses called as retroviruses. रेट्रोवायरसेस जो होते हैं, they have RNA genome which is single stranded, जो ऊपर अभी हमने फोर्थ टाइप पढ़ी, और इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम होता है रेट्रोवायरसेस के पास, जिसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, ऐसे के साथ साथ मैं एचआईवी के स्ट्रक्चर को एक फ्लो शीट की फॉर्म में भी स्प्लिट करता जाऊंगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर वायरस में दो मेन पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो एचआईवी है इसमें भी दो मेन पार्ट्स होंगे। ठीक है जी। एचआईवी का एक जो मेन पार्ट होगा वो इसकी कोर, बिल्कुल उसी पैटर्न पे अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और दूसरा पार्ट इसका कोट होगा। जो एचआईवी की कोर है, इसमें जो जीनोम है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, और इसको कन्वर्ट किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। फिर इस कोर में देयर आर सर्टेन एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से हैं? इनमें से एक एग्जांपल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक और एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेज। फिर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, इनको प्रोटीएजेस कहा जाता है। जबकि जो एचआईवी का कोड है, इसमें देखिए दो चीजें होंगी। कोट के पास यानी कोट है, इसमें एक चीज तो होगी कैप्सिड, और दूसरी है एनवेलप। जो एचआईवी का कैप्सिड है, इट इज समवट कॉनिकल इन शेप। बेसिकली स्फेरिकल ही होगा। और जो इसका एनवेलप है दैट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर, और this stands for lipoprotein। प्लस इस एनवेलप के बाहर स्पाइक्स भी होंगे जो कि इस कैप्सिड से इमर्ज हो रहे होंगे। ठीक है, ये जो स्पाइक्स हैं ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज दीज आर वायरल प्रोटीन्स।
that are embedded in this envelope. अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर की। तो कोर में देखिए आरएनए आ गया, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और जैसे कि हमने वायरस के जीनोम में क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ये एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा होगा जिसको डीएनए में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज, इस कोर का जो हिस्सा है वो एंजाइम होगा। मेन जो एंजाइम है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके साथ साथ मैंने कुछ एंजाइम्स और बता दिए, इंटीग्रेजेस और प्रोटीएजेस भी होते हैं। तो ये आरएनए और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दे आर पार्ट ऑफ दिस कोर, ठीक है। इन इसके अलावा इस आरएनए, नंबर 1 आरएनए, नंबर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और यहाँ पर ही कुछ एंजाइम्स होंगे जैसे कि ये इंटीग्रेज होगा, यहाँ पर कहीं पर ही प्रोटीएज पड़ा होगा। इसके अलावा बाकी जो सारा हिस्सा है वो कोट में आ जाएगा। जैसे ये जो कैप्सिड है, दिस कैप्सिड इज पार्ट ऑफ कोट और इस कैप्सिड के मैंने बताया शेप क्या है, कोनिकल, समवट कोनिकल। अच्छा जी, इस कैप्सिड का ये इंटरनल पार्ट है। इस कैप्सिड के बाहर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोला जाता है मैट्रिक्स प्रोटीन्स, जिनको लिखा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 17। ये असल में इनके कैप्सोमियर्स की बेस पे है। तो जीपी 17 जो होगा वो मैट्रिक्स इसमें प्रोटीन होगी, ठीक है। तो जीपी 120, 41 दे आर ऑल मेंशन्ड इन फेडरल। मैट्रिक्स प्रोटीन्स भी उस डायग्राम में है। तो ये भी कैप्सिड के बाहर वाली प्रोटीन्स होती हैं जिनको मैट्रिक्स कहा जाता है। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ कोट। जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स होंगी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ कोट। जीपी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो हम जीपी लिखते हैं इट स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन 17, ग्लाइकोप्रोटीन 20, ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ। कोट में एक हिस्सा कैप्सिड, दूसरा पार्ट कोट का एक हिस्सा एक ही हो गया कैप्सिड विच इज कॉनिकल। उसके बाद फिर ये आ जाएगा मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के बाहर ये इन्वेलप स्पाइक्स हैं। These are actually spikes that are coming out of the envelope. These are spikes. जिस तरह हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि स्पाइक्स भी उसमें से इमर्ज होते हैं। तो ये जो जीपी लिखा है ना, इट स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स के दो पार्ट हैं। जो स्पाइक्स का बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं जीपी 120। अब और से देखें कि जो स्पाइक्स का ये पार्ट है बाहर वाला, जिसको मैं अब ये सर्कल कर रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ स्पाइक्स, दिस पार्ट, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको जीपी 120 कहा जाता है, ठीक है। ये इसका आउटर पार्ट होगा। अच्छा, ये जो जीपी 120 होता है एचआईवी में, ये होस्ट के CD4 रिसेप्टर की रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब वायरस ने जब अटैच होना है
CD4 रिसेप्टर से, तो ये GP120 CD4 को रिकॉग्नाइज करता है, जिसका मतलब है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन अटैचमेंट प्रोसेस। अब आप गौर से देखें, आप सबको ये लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसको मैं अभी इस तरह इसमें टेल्स भी ड्रॉ कर रहा हूं, ये नजर आ रही है। ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, इट इज एक्चुअली अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज इनवेलप ऑफ वायरस। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसपे प्रोटीन्स एम्बेडेड है और ये होस्ट की मेम्ब्रेन से डिराइव की गई है। ये जो इन्वेलप स्पाइक्स है, इसका एक हिस्सा मेम्ब्रेन से बाहर है, इस लिपिड मेम्ब्रेन से बाहर देखिए, और ये CD4 को रिकॉग्नाइज करके अटैचमेंट में हेल्प करता है। इस स्पाइक का दूसरा हिस्सा, जिसको ये मैं अब शेड कर रहा हूं इसी ब्लू में, चलिए इसको शेड डिफरेंट कलर में करता हूँ, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। और इसी स्पाइक का ये हिस्सा, जिसको अब मैं चले इस कलर में शेड करता हूँ। अब आप गौर से देखें, ये वो पार्ट है इस स्पाइक का, इन सब स्पाइक्स का इनफैक्ट, जो मेम्ब्रेन यानी लिपिड बाइलेयर को प्रॉपर क्रॉस कर रहा है दोनों साइड्स पे। इस तरह ये देखिए, अब इस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूँ, ये प्रॉपर क्रॉस कर रहा है ना। सी, मुझे बताइए ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरीके से प्रॉपरली क्रॉस कर रहा हो, उसमें एम्बेडेड हो, मैंने इस प्रोटीन का नाम बताया था। यस, इट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। तो ये जो GP41 पार्ट होता है ना, एक किसी भी इन्वेलप स्पाइक का, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। और ये मेम्ब्रेन से गुजर के इंटरनल जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसके साथ ये इस तरह से अपनी अटैचमेंट को शो करेगा। और जब वायरस बर्ड ऑफ होगा तो वो ये इसको इन्वेलप को ले लेगा। यानी कि जो हम यहाँ पर स्पाइक्स पढ़ रहे हैं, इनके दो हिस्से हैं एक स्पाइक के। एक इसका पार्ट है GP120, एक इसका पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन 41। जो ये इंटेग्रल है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ठीक है। जो GP140 है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ CD4, जबकि जो GP41 है, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस। अटैचमेंट हो गई, उसके बाद वायरस की एंट्री होनी है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जिसके बाद वो एंटर होता है। तो GP41 इस स्पाइक का, दिस पार्ट इज GP120 जो कि रिकॉग्निशन के लिए, और ये जो इसका सेकंड पार्ट है जो अंदर कैप्सिड तक जा रहा है इस इन्वेलप स्पाइक का, दिस इज इट्स हेड पार्ट, जिसको हम GP120 कहा अभी हमने। और ये जो इसका इंटरनल पार्ट है जो कि अंदर तक जा रहा है कैप्सिड तक, GP41, ये रिकॉग्निशन के लिए और ये फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया HIV वायरस का। जो HIV में RNA होता है, इसके स्ट्रैंड्स 2 होते हैं, लेकिन रिमेंबर इसका RNA सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट होता है, जिसको इस्तेमाल करके जब ये हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे फिर वो क्लियर हो जाएगा जी, फ्यूजन कैसे होती है और बाकी कैसे होती है। और इस टेम्पलेट को यूज करते हुए DNA को सिंथेसाइज किया जाता है। ये RNA और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्लस ये कुछ एंजाइम्स जो मैंने बनाए, ये कोर का पार्ट होंगे। बाकी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो कोड का पार्ट होगा। जैसे लिपिड मेम्ब्रेन इन्वेलप है, ये इन्वेलप में आ जाएगा। और इसमें इस इन्वेलप में वायरल प्रोटीन्स
these spikes are viral proteins. ठीक है, और कैप्सिड की ओवरऑल ये शेप देखें तो इट इज समवट कोनिकल। फिर मैट्रिक्स इस तरह, जहां पर GP4021 था, मैंने मैट्रिक्स के प्रोटीन्स का नाम ऐड कर दिया कि इनको GP17 कहा जाता है। स्पाइक का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, कि एक पार्ट इसका अटैचमेंट के लिए GP120 और ट्रांसमेम्ब्रेन पार्ट जो कि बाद में फ्यूजन के लिए हेल्प करता है वो GP41 होगा। ऑलराइट, ये हमने स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ ली HIV की। जी जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ही हम बस कर रहे हैं।